Yes, good evening, everybody. Today we are going to continue our July current affairs part 2. Okay. In the last class, we have discussed, I think, 25 questions. Yes, 25 questions हमने discuss कर लिए थे. Now we are going to do the next question. We will do from the 26th question. 25 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वन थिंग आई वांट टू टेल यू, लास्ट क्लास में क्या हुआ था, 24th क्वेश्चन में गलती से हमने आंसर बी लगा लिया था. तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पीएम स्वनिधि वाले क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, अब उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. 25 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे. नाउ 26 क्वेश्चन इज बिफोर यू. 26 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है. अभी आपकी क्विज होने वाली है कुछ ही मिनट्स में. आई थिंक, आर यू रेडी all of you? Yes, all of you are ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have you read June current affairs? Yes, ma'am. Okay, Yes, very ma'am. good. Okay. Now the next question is, name the fish गिरिराज सिंह. animal. Very good बेटा, आपने मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले ही आंसर दे दिया. Animal Husbandry and Dairying Minister of India who launched first edition of Matsya Sampada newsletter Fisheries and Aquaculture recently. बिल्कुल ठीक आपने आंसर बताया, बिल्कुल ठीक है, गिरिराज सिंह. लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, संपदा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है बेटा. संपदा की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, मत्स्य तो हमें समझ में आता है, मत्स्य बिलोंग्स टू फिशेस. ठीक है, ये संपदा की फुल फॉर्म क्या है? दिस डजंट नीड टू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स. आपको क्लास बिल्कुल अच्छे से अटेंड करनी है. ये प्रेजेंटेशन आपके पास पहुंच जाएगी. जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये प्रेजेंटेशन सबको सेंड कर दी जाएगी. हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी मैं पॉइंट्स बताती हूँ उसको आप लोगों ने नोट करना है बेटा. ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी वो आप लोगों ने नोट करना है. तो हमारा बिल्कुल ठीक आंसर बताया सागर, वेरी गुड. गिरिराज सिंह इज एन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एंड संपदा की फुल फॉर्म, दैट इज, इसकी फुल फॉर्म लिखिए, इसकी मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? दैट इज एन स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स. ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है. कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सी फुल फॉर्म नहीं है, तो उसके कंसिडरेशन में हमें पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है. स्कीम फॉर, ए से एग्रो, ठीक है, एम से मरीन. ओके, वो तो नाम से पता चल रहा है एनिमल हस्बेंड्री के रिगार्डिंग है, तो ए से एग्रीकल्चर, एग्रो, एम से मरीन, पी से क्या होगा? प्रोसेसिंग, एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स. ठीक है. अच्छा, एक बात बताओ, इसके रिगार्डिंग ना जो निर्मला सीतारमन है, उन्होंने ना ब्लू रेवोल्यूशन शुरू किया है. ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन शुरू किया है. व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू रेवोल्यूशन? क्या होता है ब्लू रेवोल्यूशन? कौन बताएगा मुझे? यस, एनीबडी ऑफ यू? Related to water and marine animals. नहीं मेरा बेटा, फिशेस से रिलेटेड. जैसे हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन होता है जिसमें मिल्क के प्रोडक्शन को डबल टू ट्रिपल कर दिया जाता है. ग्रीन रेवोल्यूशन होता है जिसमें हमारा एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग होता है, क्रॉप के रिगार्डिंग होता है. तो वैसे ही ब्लू रेवोल्यूशन होता है फिशेस के रिगार्डिंग. फिशेस के प्रोडक्शन को हमने डबल टू ट्रिपल करना है, टाइप ऑफ. अच्छा, एक बात बताइए, फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कौन है? क्वेश्चन तो किसी भी तरह से आ सकता है. Who is said to be an father of blue revolution? Write down बेटा, father of blue revolution हीरा लाल चौधरी. हीरा लाल चौधरी. क्वेश्चन ऐसे ही आता है बेटा, इसी के कंसिडरेशन में पूछ लिया जाता है कि भाई आपका जो है ब्लू, दिस बिलोंग्स टू व्हाट? ब्लू रेवोल्यूशन. ओके, फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कौन है? हीरा लाल चौधरी. ठीक है. अच्छा, एक बात बताओ, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? डू यू नो? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एक्चुअली ना ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर मैं जब भी बात करूं तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर एक तो हो गया वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, एक हो गया इंडियन लेवल पर. अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं ना बेटा, तो वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड में आ जाएगा बेटा नॉर्मनी बोरलॉग का नाम. ये हमें पता होना चाहिए. वैसे तो हम ज्योग्राफी की क्लासेस हमारी चल रही है मॉर्निंग में, तो उसमें मैं बताऊंगी आपको ईच एंड एवरी रेवोल्यूशन. बहुत सारे रेवोल्यूशन होते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, आपका जो है ब्राउन रेवोल्यूशन, ठीक है, रेड रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन. ईच एंड एवरी रेवोल्यूशन वी विल डिस्कस. बट फिलहाल के लिए हमारे पास आज टाइम की कमी है, समय की कमी है, क्योंकि हमारा क्विज शुरू होने वाला है. तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम किसको कहते हैं? नॉर्मनी बोरलॉग. नॉर्मनी बोरलॉग ये हमारे न्यूयॉर्क से बिलोंग करते थे, यूएसए से. इन्होंने यूएस में रहते हुए
आपका मिल्क जो हमारा वीट का प्रोडक्शन है वो डबल टू ट्रिपल कर दिया था, ठीक है। लेकिन इंडिया में हम कहते हैं MS स्वामीनाथन को। किसको कहते हैं बेटा? MS स्वामीनाथन को, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये 3 रेवोल्यूशन तो बड़े इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? जल्दी से बताओ, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? यस, डू यू नो? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं बेटा, मैंने आपको बताया भी था, जिस फादर ऑफ अच्छा एक बात बताओ, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किससे बिलोंग करता है? मिल्क। यस, हाँ बिल्कुल ठीक। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन है बेटा वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। इन्हीं के बर्थडे पर, अरे ये क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, yes, father of Varghese Kurian, father of Varghese Kurian, sorry, father of white revolution, sorry, वर्गीस कुरियन को कहते हैं हम। वर्गीस कुरियन वो इंसान थे जिन्होंने मिल्क का प्रोडक्शन डबल टू ट्रिपल कर दिया था बेटा, जिन्होंने मिल्क का प्रोडक्शन क्या कर दिया था? डबल टू ट्रिपल कर दिया था, ठीक है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें बाकी मिनिस्टर्स तो आप जानते ही हो। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन बेटा? हु इज डूइंग दिस? यस, जल्दी से बताइए। पीयूष गोयल हमारे कौन से मिनिस्टर है? रेलवे मिनिस्टर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजकुमार सिंह कौन से मिनिस्टर है हमारे? जल्दी से बताइए। न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, रीनेबल एनर्जी मिनिस्टर है हमारे। कौन से रीनेबल एनर्जी मिनिस्टर है? रविशंकर प्रसाद के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखो मैंने आपको 3-4 डिपार्टमेंट बताए थे, सील के नाम से हमने लर्न किया था। सी कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड क्या हो गया? लॉ एंड जस्टिस। तो ये चारों डिपार्टमेंट किसके पास है बेटा? रविशंकर प्रसाद के पास। दिस वी शुड हैव इन नॉलेज, ठीक है। ये 4। अगर मैं खाली बोलूं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तो किसका नाम बताएंगे आप? जावड़कर। प्रकाश सिंह जावड़ेकर, वेरी गुड। गिरिराज सिंह तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेम द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज पॉपुलरली नोन एज मनमोहन सिंह। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को कहते हैं हम फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि जो आपके मनमोहन सिंह थे, ये RBI के पहले गवर्नर भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन इसका जो आंसर है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उस ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इनका नाम किसी ना किसी वजह से लाइमलाइट में होगा, तभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। तो इसका बेटा राइट आंसर है यस, PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव इज द राइट आंसर। मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न करवा रखे हैं सारे प्राइम मिनिस्टर मेमोरी टेक्निक से, है ना। 12 शेल्फ याद है आपको? कुछ याद आया? 12 शेल्फ, शेल्फ के ऊपर किसकी फोटो लगी हुई? जल्दी बताओ। नरसिम्हा। अच्छा 11 लेमन आए तक क्या लगाओगे? 11 लेमन। 11th नंबर पे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? चंद्रशेखर। वेरी गुड। अगर मैं बोलूं 15 लिफ्ट इन तो क्या लगाओगे? लिफ्ट किसको किया हमने? यस, कोविंद। इंद्र कुमार गुजराल, याद आया? इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। HD देव गौड़े, आपको याद है 14th नंबर पे किए थे हमने, किए थे ना हमने। मैंने टेक्निक से इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको लर्न करवाया था। तो वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अनाउंस दैट इट विल रिलीज कमोमरेटिव स्टैम्प टू ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव के नाम पर ना एक स्टैम्प आपका रिलीज करने जा रही है इंडियन गवर्नमेंट। दैट्स वाई ये हमारे लाइमलाइट में थे, आपका जो है ये प्राइम मिनिस्टर हमारे, ठीक है। अच्छा, कैन यू नेम एनी प्राइम मिनिस्टर हु वाज वोटेड आउट ऑफ पावर रिगार्डिंग ड्यू टू द नो कॉन्फिडेंस मोशन? नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनको आपका अपने पद से रिजाइन करना पड़ा? अटल बिहारी वाजपेयी। देखो हमारे ना 3 PM थे, ये बात याद रखना। 3 PM थे हमारे इस लिस्ट में। सबसे पहला नाम मैं जो लूंगी वो तो मैं लूंगी VP सिंह का, ठीक है। दूसरा नाम लूंगी, हमें पता होना चाहिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा नाम मैं जो लूंगी बेटा वो है हमारे सामने HD देव गौड़े, HD देव। और जो तीसरा नाम मैं आपके सामने लूंगी वो तीसरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तो इतनी बुरी बनी थी बेटा 1999 में, एक वोट से ओनली फ्रॉम 1 वोट इन्होंने अपनी मेजॉरिटी खो दी थी।
लेकिन वही वाली बात है, रूल इज रूल, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर आप मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए तो यू हैव टू गिव रेजिग्नेशन। तो एंटायर मिनिस्ट्री को रेजिग्नेशन देना पड़ा, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे ये 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे जिनको अपने पद से हाथ धोना पड़ा, ठीक है। ओके बेटा, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक वैसे अगर पूछा जाए कि पीएम मोदी हमारे कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर, तो आप क्या बताओगे? मैंने बताया आपको 15th नंबर के, क्योंकि किसी भी, जैसे इंदिरा गांधी 2 टाइम्स बनी, मनमोहन सिंह 2 टाइम्स बने, अब गुलजारीलाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसको हम ऐड थोड़ा ना करते रहेंगे बार बार। तो इस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एन 15th नंबर प्राइम मिनिस्टर, दैट वी शुड हैव इन नॉलेज बेटा, ठीक है बेटा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि हमें सब क्लियर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू। The central government has made an amendment. Amendment होता है any change or any improvement in the constitution, ठीक है, in the Indian Stamp Act and the rules to implement uniform stamp duty. वो कह रहे हैं एक समान स्टैम्प ड्यूटी लगेगी जितने भी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अब ये सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जैसे मान लो म्यूचुअल फंड हो गया, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, टी बिल्स हो गया, जितने भी हमारे ये सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर एक जैसी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी विद इफेक्ट फ्रॉम कब से? जुलाई 1। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपका एग्जाम में कि कब से इंप्लीमेंट होगा। ये घुमा कर भी तो दे देते हैं ना। जुलाई 1 से एक जैसी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। द इंडियन स्टाम्प एक्ट वाज ओरिजिनली एनेक्टेड इन विच ईयर? क्या लगता है आपको? यस 1917. नहीं मेरा बेटा, 1970 is the 17 is the wrong answer. The right answer is बेटा 1899. 1899 क्लियर है? 1899 is the right answer. और ये देखो हमारे अभी ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि द अमेंडमेंट of the Indian Stamp Act 1899 brought through the Finance Act 2019, एक फाइनेंस एक्ट में चेंज किया गया, एंड रूल्स मेड थ्रू, ठीक है, एंड रूल्स मेड थ्रू इन कम इनटू फोर्स। कब से कब फोर्स में आएंगे? 1 जुलाई आपका 2020, 1 जुलाई 2020 को ये फोर्स में आ जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये वैसे इसको इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा डिपार्टमेंट बना रखा है? कौन डील करेगा, कौन कलेक्ट करेगा जो है स्टाम्प ड्यूटी? तो एक तो ड्यूटी लगा रखी है बेटा स्टॉक एक्सचेंजेस की, ठीक है, और हमारी दूसरी ड्यूटी किसकी है बेटा? CCIL। CCIL क्या होता है? डू यू नो? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाएगी कौन कलेक्ट करेगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी कलेक्ट करेगी बेटा। कौन सी? CCIL एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। किसको कलेक्ट करेगी? स्टैम्प ड्यूटीज को कलेक्ट करेगी, ठीक है। एवरीथिंग भी, जब भी हम कोई भी आपका जो है इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं, लाइक एन आई हैव कमर्शियल पेपर, म्यूचुअल फंड्स एंड व्हाटएवर, तो वी हैव टू पे द स्टाम्प ड्यूटी। तो स्टाम्प ड्यूटी जो है दैट विल बी कलेक्टेड बाय स्टॉक एक्सचेंजेस, और अदरवाइज यू कैन से CCIL। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको आपका सौंपा है? CCIL को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the central government declared entire area of this state as disturbed area for 6 more months under AFSP Act। कोई मुझे ये बता सकता है AFSP की फुल फॉर्म क्या होती है? क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। Can anybody will tell me? Yes, कोई बताएगा मुझे? AFSP Act ये हमारा 11 सितंबर 1958 को लागू हुआ था, ठीक है, और उसके पीछे कुछ लॉजिक्स थे, कुछ रीजंस थे, लेकिन फिलहाल तो मुझे कौन बताने वाला है AFSP की फुल फॉर्म? Armed Forces Special Powers Act. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आई थिंक दृष्टि हैज टोल्ड आंसर। यस Yes, ma'am. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय? इसकी फुल फॉर्म तो आपने बता दी, तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, It grants special powers to Indian Armed Forces हाँ इंडियन आर्म फोर्सेस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन कैसी पावर्स? to maintain the public order. देखो हम जैसे नेचुरल डिजास्टर वगैरह कुछ हो जाता है तो उसको नहीं बेटा, नेचुरल डिजास्टर की बात नहीं है, नेचुरल डिजास्टर के लिए राइट नहीं दिया गया।
This is the right given in the disturbed areas. Disturbed areas. Like in Jammu and Kashmir, ठीक है, like in Assam, like in Manipur, like in Arunachal Pradesh. अब आप क्या सोचते हो कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और कहीं लागू नहीं था? पहले J&K में भी था, वो एक अलग बात है कि J&K को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। असम में भी है, मणिपुर में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगले 6 महीने के लिए किसको और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंडर लागू कर दिया गया। तो उसका राइट आंसर है बेटा नागालैंड। उसका राइट आंसर क्या है बेटा? नागालैंड। एक्चुअली नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जो पिछले 6 डेकेड से इसी एक्ट के अंडर आपका जो है वर्क कर रहा है, मतलब इसी एक्ट के अंडर काम कर रहा है। कौन सा स्टेट? नागालैंड। 6 डेकेड, मतलब अब लगा लीजिए कि जब से इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था ना, मतलब इंडिया आजाद हुआ था तब से यू कैन से कि इंडिया जो है, मतलब ये जो हमारा नागालैंड है, ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंडर एक डिस्टर्ब्ड एरिया है। अब क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि वायलेंस की वजह से बेटा। वहां के लोग, जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पीओके को लेकर काफी आपका चलता रहता है विवाद, लाइक एंड उसी तरह से नागालैंड के लोग भी ना अपना एक अलग फ्लैग की डिमांड करते हैं, ठीक है, अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो नागालैंड के अंदर वो ग्रुप जो है वो काफी सालों से एक्टिव है। तो उस कंडीशंस में आर्म्ड फोर्सेस को ये पावर्स दी गई हैं कि भैया कि अगर आपको लगता है भाई, अगर आपको नीड है ना भाई किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की, तो आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। नहीं तो वारंट निकलवाना पड़ता है, ठीक है। तो विदाउट वारंट आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो। और किसी को अगर आपको जरूरत लगती है कि भाई किसी को शूट करना है, नहीं तो ऐसे किसी को शूट नहीं कर सकते, तो आप शूट भी कर सकते हो। जरा सा भी आपको लगा कि ये सस्पेक्टिव है, मतलब ये पर्सन सस्पेक्टिव है, तो आप सस्पेक्शन के तौर पर आप क्या कर सकते हो, आप उसको शूट भी कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड व्हाट बेटा? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अदरवाइज वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज। In this, we doesn't need to take any you can say permission from the higher authorities. You are having powers regarding this. तो नागालैंड बेटा पिछले 6 डेकेड से, 1 डेकेड is equal to you can say 10 years, तो आप 60 साल से लगा लीजिए, ये आपका डिस्टर्ब्ड एरिया है बेटा। ये आपका जो है नागालैंड को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, जम्मू एंड कश्मीर को थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो दी गई है, क्योंकि आपका जो है म्यांमार इतना एक्टिव पार्टनर नहीं था, पाकिस्तान जरा जरा एक्टिव पार्टनर था, तो ये भी बात कह सकते हो आप। इसीलिए असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी हमारा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू है, ठीक है। लेकिन नागालैंड में अगले 6 महीने के लिए और भी कर दिया गया है, ठीक है बेटा। चलिए, आई होप कि दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं जरा आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ रहा है आपकी स्क्रीन पर और आ भी चुका है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच along with the Rocky Mountain Institute released a report titled Towards a Clean Economy। तो कह रहे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है विच along the Rocky Mountain Institute, जिसने एक रिपोर्ट रिलीज की है। कौन सा रिपोर्ट है रिलीज? क्लीन इकोनॉमी। इज इट फाइनेंस कमीशन, आरबीआई, नीति आयोग या एनडीसी? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? नीति आयोग। नीति आयोग बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके लिए आपको कोई प्राइज मनी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। नीति आयोग इज द राइट आंसर। अच्छा एक बात बताओ, नीति आयोग हमारा किसका, मतलब किस पहले ये किस ऑर्गेनाइजेशन का रिप्लेस्ड फॉर्म है? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था किसने? नीति आयोग ने, ठीक है। कब किया था? 2014 जब मोदी गवर्नमेंट आई थी। तो मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन इसका एग्जैक्ट ईयर 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2000 अगस्त 15 अगस्त 2014 को मोदी ने ऐलान किया था कि भैया प्लानिंग कमीशन को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। और उसकी जगह पर क्या आया? नीति आयोग। नीति आयोग की एक तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? मैंने काफी बार, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमेशा इसकी चेयरमैन होता है, ऑलवेज रिमेम्बर, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ से राजीव कुमार। सीईओ अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, ठीक है। अमिताभ कांत कौन है? इसके सीईओ है। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है बेटा? राजीव कुमार।
वेरी गुड राजीव कुमार, बहुत बढ़िया। तो ये तो सारी चीजें हमें ऑन द टिप्स होनी ही चाहिए। अच्छा एक चीज और बताइए, लगे हाथ जरा मैं ये भी पूछ लूं आपसे, फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है और फाइनेंस कमीशन कौन से नंबर का चल रहा है? खासकर वो मॉर्निंग में वाले बच्चे जो पॉलिटी कर चुके हैं मुझसे, मैंने उनको बड़े ही अच्छे से समझाया था, उनको तो मैंने आर्टिकल भी बता रखा है। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है? यस दृष्टि, हिमानी सचदेवा, आर यू देयर? मैम नरेंद्र, इसका आर्टिकल एक बार रिपीट करना। मैम 320। क्या बेटा? 320 चार्टा है, 320। द आर्टिकल इज 280 बेटा। 112 मैम। 112 is an union budget article. That is not an article of finance commission. We're Budget. doing all these things. Okay बेटा? फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280। ये तो आपको हर वक्त याद होना चाहिए। मैं कह रही हूँ इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हर एग्जाम में आता है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? काम बताएंगे जरा? बजट प्रेजेंट करना। क्या करना? बजट प्रेजेंट करना। नहीं मेरा बेटा, अगेन यू आर रॉन्ग। मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया था। क्या क्या काम होता है, जल्दी से बताइए। फाइनेंस कमीशन का काम होता है आपका जितने भी हमारे टैक्सेस हैं, जितने भी हमारे टैक्सेस हैं, एलोकेशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में टैक्सेस का बंटवारा करना। जो टैक्सेस का जितना भी पार्ट आ रहा है इनकम के तौर पर, उसको ये डिसाइड करना कितना पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, कितना पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। दैट इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। ओके बेटा, कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जल्दी से बताइए? 25th। 25th? गुस्सा आ रहा है आप लोगों पे। इतने 15 दिन तक हमने बड़े 17th किया था। 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन चल रहा है अभी। कौन चेयरमैन है इसके? लिख ही दिया मैंने, एनके सिंह। ठीक है, चेयरमैन कौन है बेटा? एनके सिंह। आरबीआई के गवर्नर कौन है, जल्दी से बताइए? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, वेरी गुड। इसके कोई डिप्टी गवर्नर बताएगा? 3 4 डिप्टी गवर्नर्स। बेटा 4 होते हैं लेकिन अभी फिलहाल 3 ही है। ठीक है, मैम पर अब 4th उनको मिल गया दोबारा से। एन विश्वनाथन को कल तक तो मैंने नहीं पढ़ा। एम माइकल पात्रा। दूसरे कौन है? एम के जैन। तीसरे कौन है हमारे? बीपी कानूनगो। ठीक है, बीपी कानूनगो। एन विश्वनाथन की बात कही गई थी लेकिन अभी तक नहीं है। ठीक है, फिलहाल इसका नाम लिख लीजिए, एम पात्रा, एम के जैन, बीपी कानूनगो। ये कौन है हमारे? डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात, तो ये एनडीसी का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ एनडीसी? देखो, प्लानिंग कमीशन जो प्लान बनाता था ना, उसको अप्रूव करने के लिए अथॉरिटी होती थी। ये 1952 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं ना, वो सारे गवर्नर्स एंड सीएम्स, गवर्नर्स एंड सीएम्स, ये सारे मेंबर्स होते हैं बेटा एनडीसी में। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। जो भी प्लान आपका प्लानिंग कमीशन बनाता था, उसको अप्रूव करने के लिए कौन सी अथॉरिटी है हमारी? आपका जो है एनडीसी। क्लियर है बेटा? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इंडिया हैज बिकम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन रिसेंटली। अभी इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर बना है यूएन अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन रिसेंटली। कह रहे हैं हाउ मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब हैज बीन क्लासिफाइड एज पुअर। कितने लोग पूरे ग्लोबल लेवल पर आपका जो है पुअर डिक्लेयर की गए? जल्दी से बताइए कितने लोग कहे गए हैं? हाउ मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब हैज बीन क्लासिफाइड एज पुअर? कैन यू? 7। राइट आंसर इज, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, 2.1 बिलियन बेटा, 2.1 बिलियन। आप खुद सोचिए, 2.1 बिलियन लोग, इतने सारे लोग हमारे क्या हैं? आपके गरीब है। ये भी कहा गया है कि हमारी 2000 लोगों के पास ना, 2000 बिलियनियर्स के पास, ये स्टडी ये भी बताती है 2000 बिलियनियर्स के पास हमारी इकोनॉमी का मतलब 60% इनकम का हिस्सा है इनके पास। 2000, ओनली 2000 बिलियनियर्स के पास 60% शेयर। तो कैन यू इमेजिन, दिस इज एन, आपका जो है कि कितना आपका जो है इनइक्वालिटी होगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है। अच्छा एक चीज और बताइए, इसके प्रेसिडेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट कौन है आपके 74th सेशंस ऑफ यूएन जनरल असेंबली? इस सेशन को जो लॉन्च किया था ना, उसके प्रेसिडेंट कौन है?
प्रेसिडेंट है बेटा तिजानी मोहम्मद बंदे। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कभी भी क्वेश्चन आएंगे ना तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। वो आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई इंडिया बना है फाउंडिंग मेंबर और इतने बिलियन आपका जो है पुअर डिक्लेयर हुए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कौन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इस बार? तिजानी मोहम्मद बंदे। फिर ये पूछ लेंगे कि इसकी नेशनलिटी क्या है? नेशनलिटी है बेटा नाइजीरिया। कहाँ से है ये बेटा? नाइजीरिया से है। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आता है बेटा। क्वेश्चन का जो आपका तरीका रहता है पूछने का एग्जामिनर का, वो जनरली यही रहता है, ठीक है। तो चलते हैं बेटा अगले। अच्छा एक बात बताओ, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल तो हमें पता होना ही चाहिए, कौन है इसके सेक्रेटरी जनरल? गट्टिस। एंटोनियो। हर क्लास में करते हैं एंटोनियो गटर्स, हर क्लास में करते हैं बेटा एंटोनियो गटर्स। क्लियर है? पोर्तुगल के पहले प्रीमियर रह चुके हैं। एंड हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द यूएनओ? तमन्ना, आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास। यस, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज इन द यूएनओ? 198। मैम 193। शिवी, मधु, यस, गुरमीत, टेल मी। 198। बात नहीं बनती, आंसर बताना पड़ता है। 198। 198। 193। ऑफिशियल कंट्रीज ही 195 है। 193। आपने तो डेटा उससे बढ़ा दिया। आप तो किसी से परमिशन भी नहीं लेते हो, ऑफिशियल कंट्रीज ऐसे ही बना लेते हो, ठीक है। किसी से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है आपको। क्या बात है, ठीक है। 193 मेंबर कंट्री इन द यूएनओ। चलिए चलते हैं जरा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग द WTO settlement body has set up panel against which country based on the complaint of यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने कंप्लेंट कर दिया भैया, किस कंट्री के अगेंस्ट कंप्लेंट की है जरा देख लेते हैं। रिगार्डिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज आपका लगा दी थी ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के ऊपर, मोबाइल फोन्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जितने भी। किस आपका जो है बॉडी, WTO सेटलमेंट बॉडी ने एक पैनल आपका जो है सेटअप किया है, सेटअप पैनल अगेंस्ट कौन सी कंट्री के खिलाफ कंप्लेंट की है यूरोपियन यूनियन ने? क्या लगता है? यूएस। ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएस या इंडिया? यूएस। जानकर बड़ी हैरानी होगी, इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है। किसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है बेटा? इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है। अच्छा आपको पता है इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट क्यों की गई है? अरे एक ही हो गया, एक सेकेंड, एक मिनट रुको। यस, क्यों की गई है इंडिया के अगेंस्ट, बताओगे जरा? यस, क्यों की गई है पता है? क्योंकि इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी थी और इससे क्या है, अकेले चाइना को ही $3.4 बिलियन तक का नुकसान हो रहा था, ठीक है। तो पहले तो चाइना ने कंप्लेंट की हमारे खिलाफ, पहले चाइना ने की, फिर जापान ने की, क्योंकि हमने इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी थी, ठीक है। ये बात कम से कम 1-1.5 साल से चल रही है कि भैया इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करो और एक पैनल बिठाया जाए। तो कह रहे हैं कि अब ये पहली बार में तो ये हो नहीं पाया, लेकिन अब दूसरी बार में यूरोपियन यूनियन ने भी आपका बेड़ा उठा लिया इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट करने का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पैनल अगर बन जाता है, मतलब ये पैनल बनेगा तो इंडिया के खिलाफ कार्यवाही रहेगी कि भैया क्यों लगाया ये आपने इंपोर्ट ड्यूटीज, क्यों उनकी इनकम का बेड़ा गलत कर दिया, ठीक है। अब आपका जो ये जनरली क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटीज हम जब भी लगाते हैं तो वो प्रोडक्ट विल बी कॉस्टलियर, एंड व्हेन द प्रोडक्ट विल बी कॉस्टलियर देन देयर डिमांड विल बी लेसर, ओके। तो जनरली हम अपनी इकोनॉमी को बूम करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम्स और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इंपोर्ट ड्यूटीज की बात अगर हो ही रही है तो पहले चाइना जापान ने किया, अभी यूरोपियन यूनियन ने किया, किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया। समझ में आ गया क्वेश्चन? हमें समझ में आया? यस और नो? इज इट ओके? यस मैम। क्यों? अच्छा एक बात बताइए, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? जेनेवा में, ठीक है। मैंने आपको हर क्लास के अंदर हम एक चीज रिपीट करते हैं। क्या रिपीट करते हैं? जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी W से स्टार्ट होती है, मतलब नॉट ऑल बट मैंने 4 का ग्रुप बताया था आपको, WTO, WHO, WIPO, ये मैं हर क्लास में आपको करवाती हूँ। जेनेवा में WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है, जल्दी से बताइए। रोबर्टो
अजेवेडो, रॉबर्टो अजेवेडो। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलते हैं जरा हम आगे। यस मैम एक बार इम्पोर्ट ड्यूटी समझा दो, ये समझ में नहीं आई मुझे। देखो बेटा, इम्पोर्ट ड्यूटी आपका जो है किसके ऊपर लगाई जाएगी? जो भी चीज हम इम्पोर्ट करेंगे, नाम से पता चल रहा है इम्पोर्ट ड्यूटी है। कोई भी चीज हम बाहर से मंगवा रहे हैं, मान लीजिए कोई आइटम 50 रुपीज की आ रही है, उसके ऊपर मैंने ड्यूटी लगा दी, 10 रुपीज की ड्यूटी लग गई, तो वो चीज प्रोडक्ट हो गया 60 का। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट हमारा जो है महंगा हो गया, तो उसकी डिमांड हमारे इंडिया में अगर इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा होंगी तो उसकी डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? जल्दी से बताओ। कम होगी। तो वो लोग, आप डिमांड कम होगी तो लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे, तो हम प्रोडक्ट्स बाहर से मंगवाना। अब जैसे मान लो, अब एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ मैं, जैसे अब चाइना है, चाइना के प्रोडक्ट्स हमने बैन कर दिए। ठीक है, अब चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसके अगर मोबाइल्स की बात करो तो चाइना के अलावा हम बात ही नहीं करते थे पहले। अब चाइना अगर उसके ऊपर इम्पोर्ट लगा दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया जाए, मान लो एक हमारा इंडियन ब्रांड है और एक हमारा चाइनीज ब्रांड है। अब इंडियन ब्रांड मान लो हमारा 5000 का पड़ रहा है, चाइनीज ब्रांड हमारा 4000 का पड़ रहा है, लेकिन उसके ऊपर हमने ड्यूटी और लगा दी, 2000 और लगा दिए, तो वो 6000 का पड़ रहा है, लेकिन सेम फीचर से जाता है। कौन सा खरीदोगे आप? कौन सा खरीदोगे? इंडियन। 5000। नेचुरल सी बात है, इंडियन खरीदोगे ना, फीचर सेम है, वही खरीदोगे। तो ये बात रहती है बेटा। ठीक है बेटा, इज इट ओके बेटा? यस। तो चलिए अब जरा हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, क्योंकि समय की कमी है, क्विज स्टार्ट करने का टाइम होता जा रहा है, हमारे पास समय बहुत कम है। पीएम मोदी हैज अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला है, डेफिनेटली बेटा। ठीक है, प्रधानमंत्री आपका जो है अन्न कल्याण, ये योजना जो है, अभी आपको मालूम भी होगा, अभी प्रधानमंत्री मोदी अभी इन्होंने आपका जो है सबको क्या किया था, स्पेशली आपका जो है एक ऐलान किया था टीवी पर आकर, टिल नवंबर 2020 तक। ठीक है, मतलब जो भी गरीब लोग हैं उनको राशन दिया जाएगा नवंबर 2020 तक। ठीक है, व्हाट इज द आउटले? आउटले होता है खर्च कितना आएगा, 80 करोड़, 80,000 करोड़। हाँ, गलत हो आप। द राइट आंसर इज 90,000 करोड़ बेटा। द राइट आंसर इज बेटा 90,000 करोड़। और अगर जो अब तक देते आ रहे हैं उसको भी ऐड कर लें तो 120 करोड़ तक हो गया बेटा, 120,000 करोड़ तक हो गया। क्लियर है? अगर इसको एक्सटेंड करते तो 90,000 करोड़ का और खर्चा हमारे लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज, ये कोविड-19 के चलते ये ऐलान किया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इंडिया फॉर MSME इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम? 700. 750 million। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बेटा 750 बिलियन। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। 750 बिलियन इसका राइट आंसर है। अभी अभी वर्ल्ड बैंक ने कोविड के चलते इंडिया को आपका $1 बिलियन का भी फंड प्रोवाइड किया था। $1 बिलियन, ये फंड भी कोविड आपका फंड था। ये क्या था? आपका कोविड फंड था, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को दिया था। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना डॉलर? $1 बिलियन का। और अभी MSME इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए कितना दिया गया है आपका? $750 मिलियन का दिया गया है। अब एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं आपसे, जो कि हमेशा ही पूछती रहती हूँ मैं आपसे, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। डेविड मालपास। वेरी गुड। अब तो आपको देखो, करंट अफेयर्स करते करते ये चीजें हमारे को ऑन द टिप्स हो जाती है ना। डेविड मालपास, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। MSME मिनिस्टर कौन है? जल्दी से बताइए। नितिन गडकरी। और अभी हमने लास्ट क्लास में किया था, इसका नया नाम क्या रखा है हमने? उद्यम. उदयम। वेरी। अच्छा एक चीज और बताइए, वर्ल्ड बैंक की CFO एंड MD कौन है? अंशुला कांत। अंशुला कांत। वेरी गुड। ठीक है, अंशुला कांत। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ऑन द टिप्स होनी ही चाहिए। अगर मैं मेंबर कंट्रीज की बात करूं तो हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर? यस, 189। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ऑन द स्क्रीन आ रहा है। एज पर फिच, अब फिच क्या है बेटा? फिच क्या होता है बेटा? फिच है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, फिच रेटिंग इंटरनेशनल, इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 कितनी रहेगी? क्या लगता है? 7.
हमारी ना ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं नेशनल लेवल पर। अगर मैं बात करूं नेशनल लेवल पर, तो हमारी 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, क्राइसिल, CRISIL, ICRA, केयर, and KR. ठीक है, ओके। और अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो मेनली हम नाम लेते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच, मूडी, ठीक है। बेसिकली हम ये तीनों प्रोमिनेंट यू कैन से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। these rates are economy, these rates are economy and these rates are products you can say, ठीक है। तो ये हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे भी आए थे कि इनमें से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी नहीं है, तो ये आपकी सारी यूएस बेस्ड है, S&P, फिच, मूडी, ओके बेटा। बाकी क्राइसिल, इकरा, केयर, इन सब के बारे में जब भी डीप में नॉलेज होगी वो मैं बैंकिंग की क्लास में करवाऊंगी आपको बेटा। बैंकिंग के अंदर हम ईच एंड एवरी फैक्ट्स को बहुत ही अच्छे से करेंगे। क्राइसिल का क्या काम है, क्राइसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एस्टेब्लिश कब हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो फिच की रेटिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो एक इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट कितना है बेटा, द राइट आंसर इज 8%। क्या रहेगा बेटा, 8%। मतलब हम ग्रो करेंगे, जो कि हमने अभी तक नहीं किया। अगर चाइना की बात करें तो चाइना में भी 7% तक रहा है, ठीक है, आपका जो ग्रोथ रेट, तो हम 8% तक करेंगे। ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए आपका जो है एक फोरकास्ट किया गया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। यस, हियर इज वी आर हैविंग हु हैज बीन अपॉइंटेड CEO, who has been appointed as the CEO of Central Board of Film Certification recently। नाम से पता चल रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, कि फिल्म को सर्टिफाई करने का राइट, मतलब कोई भी फिल्म बना दी, मूवी बना दी, लेकिन सर्टिफाई यही करेगी कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, पास करनी है नहीं करनी है। तो ये आपकी किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर ये हमारी काम करती है। पहली चीज तो ये हो गई। ये CBFC कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो किसको बनाया गया है CEO, जल्दी से बताइए, एनीबॉडी ऑफ यू। अनुराग श्रीवास्तव। हाँ, अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव। क्या बात है, बिल्कुल गलत आंसर ठीक है, द राइट आंसर इज, बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज रविंदर भाखड़, ठीक है, रविंद्र भाखड़, ठीक है। शुक्र है इन्होंने अक्षय कुमार, बड़ा दुख लगता। अच्छा, अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो क्या बताओगे, 1951 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, 69 इयर्स बैक, मुंबई में। हाँ, नेशनल सी बात है, मुंबई ही होगा, मुंबई फिल्म सिटी है ना, तो मुंबई होगा इसका, ठीक है बेटा। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, CEO तो पूछे ही जा सकते हैं, और फिलहाल ये एस्टेब्लिश कब हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, और मिनिस्ट्री भी बता दिए। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है, जरा ये भी बता दीजिए मुझे, लगे हाथ। रविशंकर। क्या बात है, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद। अब मैंने इसमें एक डिफरेंस बताया था आपको, क्या बताया था, टेक्नोलॉजी वाला है। हाँ, टेक्नोलॉजी आ जाए तो क्या लगाओगे, रविशंकर प्रसाद। हाँ, रविशंकर, अदरवाइज आपका प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज श्रीकांत माधव वैद्य assume charge as a chairman of which PSU, किस पब्लिक सेक्टर यूनिट के ये चेयरमैन बने, श्रीकांत माधव वैद्य। इज इट गेल, इज इट BPCL, Indian Oil. IOC। इंडियन, क्या लगता है आपको? तो ये है आपके साथ राइट आंसर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज द राइट आंसर। अच्छा, आपको पता है अगर आपसे पूछ लें कि ये कैसी कंपनीज है, कैसी PSU है, तो मैं तो कहूंगी भैया ये सारी महारत्न कंपनीज है। अब आप कहोगे महारत्न कंपनीज कौन सी होती है? महारत्न कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका टर्नओवर 25,000 करोड़ एवरेज रहा है लास्ट 3 इयर्स में। लास्ट 3 इयर्स का एवरेज जो टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ तक रहा है, और ये विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन आपका इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी महारत्न कंपनीज होंगी, क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी महारत्न कंपनीज विल बी देयर? 8. अगर टिल डेट बात करूं तो 10 महारत्न कंपनीज है, 14 नवरत्न कंपनीज है, और 78 के करीबन मिनी रत्न कंपनीज है।
तो हमारी 10 में ये सारी की सारी इन्वॉल्व है। गेल भी है, इसका तो एक सीधा साधा तरीका है, मैंने तो ऐसे लर्न करता है, ऐसे लर्न कर रखा है, गेल, सेल, भेल, ठीक है, गेल, सेल, भेल, उसके बाद HPCL, BPCL, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, CIL, IOC, ONGC, NTPC, और एक ये पावर ग्रिड, ये ऐड हुई है हमारी। हो गए 10, हो गए 10 हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक भाई, 10 हो गए हमारे। ये 10 हमारी क्या है, कैसी कंपनीज है ये हमारी सारी? महारत्न कंपनीज है। क्लियर है बेटा? दैट वी शुड हैव इन नॉलेज। क्लियर है? सिर्फ 3 क्वेश्चन और करते हैं, 2 मिनट के अंदर आपका क्विज शुरू हो रहा है, ठीक है, ताकि 40 का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाए। वैसे तो कमल सर आ चुके हैं एंड वो मेरे तरफ बार बार इशारा करे जल्दी से खत्म करो, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर बता दो, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग हैज वन द 2 अवार्ड्स अंडर द कैटेगरीज बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी एंड पीपल चॉइस? जल्दी से बताइए। आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु नहीं, माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क, ठीक है, माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क, जो कि किसने बनाई है? किसने बनाई है? जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज ने बनाई है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, अब आपका 2 मिनट में क्विज शुरू होने वाला है। Who is the most valuable test? कुमार रविंद्र जडेजा। जडेजा बिल्कुल सर। ठीक कह रहे हो बेटा। एक तो जो रविंद्र जडेजा है ना, ये आपका ऑलराउंडर बॉलिंग में मिला है उनको, और मुझे मुरलीधरन को मिला है किसमें? टेस्ट में, ठीक है। और एक नाम रशीद खान भी नोट कर लो, रशीद खान, ये अफगानिस्तान के प्लेयर है। कौन है? रशीद खान अफगानिस्तान के प्लेयर है। इनको T20 के लिए मिला है। किसके लिए? T20 के लिए। तो ये 3 प्लेयर्स आपने याद रखने हैं, मुथैया मुरलीधरन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रविंद्र जडेजा और रशीद खान अफगानिस्तान से। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हु इज द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन? जल्दी से बताइए। राहुल द्रविड़। बिल्कुल ठीक, क्या बात है, आपको पता ही है कि इंडिया की दीवार कही जाती है, ठीक है, राहुल द्रविड़। क्लियर है? तो चलिए अभी मैं इस क्लास को यहीं पर ऑफ कर रही हूँ, इसको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। और अभी 1 मिनट, विद इन अ मिनट आपका क्विज शुरू होने जा रहा है, ठीक है बेटा। बट ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, ओके। अगर 2 से 4 मिनट एक्स्ट्रा लग भी जाए तो डोंट यू वरी, क्विज तो आपका शुरू होना ही है, ठीक है। तो आपका क्या है, ऑल द बेस्ट बेटा, ठीक है। बाय एवरीबॉडी। बाय।